Hey guys, hi everyone. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to lecture number 4 of chapter number 3, charge of GST. और आज हम लोग करने वाले हैं services by ECO and miscellaneous provisions. So let's get going without any further delay. Delay नहीं करेंगे guys और start करेंगे guys आज का session with a quick recap of what we did into the preceding session guys. पिछले session में हम लोगों ने सबसे पहले किया था the remaining सर्विसेज दैट फॉलो अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आती हैं, जिसमें सर्विस सबसे पहले था सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी when provided to RBI, the Reserve Bank of India will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. Next था services by direct individual direct selling agent. तो अगर सर्विस प्रोवाइडर इज एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा. Services supplied by individual direct selling agent to any bank NBFC, then the recipient bank NBFC will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. Services by business facilitator to banking company, services by an agent of business correspondent to business correspondent, इन सब में दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वेयर इन द बैंकिंग कंपनी और द बिजनेस correspondent as the case may be will be liable to pay GST under reverse charge mechanism. Services by security guards, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज दी जाती है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी. हाउएवर दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, एंड दैट इज व्हेन द सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर सेक्शन 51 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, रजिस्ट्रेशन करवाया अंडर जीएसटी लॉ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51. पहली वाली लाइन गलत बोलने में आ गई. एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आगे गुड्स या सर्विसेज देंगे, सिर्फ वो तो टीडीएस काटने के लिए दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है. नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर. अगर एक इंसान रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड है एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, तो इन दैट केस ऑल्सो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं लगेगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड इन दैट केस एज वेल. उसके बाद आया था सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था, काफी लंबे स्तर पर हमारा डिस्कशन हुआ था, और ये चार्ट था हमारा कंक्लूसिव चार्ट गाइस, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि अगर जीएसटी पेबल है एट द रेट 12%, 12% के रेट के हिसाब से लगेगा, तो इन दैट केस वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, वेयर इन जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ही विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो 12% में दोस्तों ये क्लैरिटी दिमाग में रखना, कोई भी हो दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा. हाउएवर 5% की कैटेगरी में, 5% की कैटेगरी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी. अब सर ऐसे तो सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाहेंगे क्योंकि वहां तो 5% ही लगता है, आना चाहोगे, बट वहां पर आपको लिमिटेड आईटीसी मिलता है ओनली ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला. तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा गाइस, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5% एंड सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो देयर आर टू कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड, तभी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आओगे. सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा जहां रेसिपिएंट जाकर 5% जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट. हाउएवर सप्लायर को इस केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन इफ द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और द रेसिपिएंट इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. हाउएवर आईटीसी शैल बी अलाउड ओनली टू अ रिस्ट्रिक्टेड लेवल ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस. फिर एक कंफ्यूजन अराइज हुआ जिसको सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया, सर इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. सरकार ने कहा दोनों बहुत अलग अलग है, तो दोनों को मर्ज करने की कोशिश ना करें. उस पर सरकार ने क्या क्लैरिटी दी कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आपके पास अधिकार मिल जाता है टू यूज द व्हीकल अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस. आप अपने व्हीकल को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं. हाउएवर इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्री डिटरमिन्ड रूट, प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल पर चलता है. All right, guys. Everyone clear about it? तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आती है, whereas renting of motor vehicle when provided by a non body corporate to a body corporate
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, प्रोवाइडेड 12% चार्ज ना किया जा रहा हो। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज by a lender to a borrower through approved intermediary of SEBI, then the borrower will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. And last point, 17th point, services imported from outside India. अगर outside India से India में services import करी गई है, then the person importing such goods or services, not goods, importing such services will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. क्योंकि सरकार ने कहा जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया बैठा है, उसे भारत देश में पकड़ पाना तो असंभव है. All right, guys. And the last point that we did was section 9(4). When certain categories of goods or services are supplied from an unregistered supplier to a registered recipient, तो सरकार ने अपने पास एक रेसिडुअल पावर छोड़ दी है, जहां सरकार ने कहा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि इन सिनेरियो में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाए, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल we will levy reverse charge mechanism as and when required. अभी तक कोई ऐसी categories of goods and services नहीं आई है. Everyone clear about it, guys? सिंपल सा पॉइंट था यहां तक दोस्तों. 9(4) आज तक आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है. अब अपन चलते हैं 9(5) पर. बहुत अच्छा सेक्शन गाइस. ये एक ऐसा सेक्शन है जहां इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. द आंसर इज नीदर ऑफ द टू. Section 9(5) is a specific, unique type of a section, guys. और बड़ा मजा आने वाला है. Services और goods supplied through ECO, लेकिन Section 9(5) मेजरली किसके बारे में डील करता है? सर्विसेज के बारे में डील करता है. अब ये ECO क्या है राठी जी? That is what I'm gonna help you out with an example. मैं एक एग्जाम्पल फॉर्म करूंगा, उसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि ECO कौन होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो उसका फुल फॉर्म है, और मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा उससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी. जैसे कि अमेज़न पे क्या होता है दोस्तों? जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट मिलते हैं, डिसाइड करते हैं, रेसिपिएंट देखता है हाँ भैया दिस इज द टाइप ऑफ गुड्स और दिस इज द टाइप ऑफ सर्विसेज आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज आल्सो पॉकेट फ्रेंडली, मेरे बजट में आ रहा है, तो मैं ये गुड्स या सर्विसेज ऑर्डर कर देता हूं. तो आप डायरेक्टली सप्लायर को फोन करके ऑर्डर नहीं करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑर्डर को फॉरवर्ड करता है टू द एक्चुअल सप्लायर. सप्लायर से बोलता है सामान रेडी रखो, मैं डिलीवरी एजेंट भेज रहा हूं. डिलीवरी एजेंट सप्लायर के यहां से सामान उठाकर रेसिपिएंट बायर को जाके सामान दे देता है. ऐसा ही होता है ना दोस्तों. लेट्स से दोस्तों उसका भी एक पूरा एग्जांपल बना लेते हैं. तो ये एक ECO है अमेज़न. जबकि मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि यहां मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ECO क्या करता है. अमेज़न सेक्शन 9(5) में नहीं आता है, ये भी बता दूं. जो सेक्शन 9(5) है, दे ओनली टॉक अबाउट सर्विसेज. तो अमेज़न डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 9(5). But at this point of time, I am only trying to make you understand what an ECO does. ओके गाइस, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर देखिएगा सप्लायर है. सप्लायर क्या करता है? अपने गुड्स या सर्विसेज को डिस्प्ले करता है दोस्तों, डिस्प्ले करता है ऑन द पोर्टल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ECO के पोर्टल पर डिस्प्ले करता है. फेयर इनफ. यहां पर जो बायर बैठा है दोस्तों, बायर ECO के प्लेटफॉर्म को चेकआउट करता है और यहां पर जो उसे सामान पसंद आता है वो उसे ऑर्डर कर देता है. अमेज़न वाला सप्लायर को बोलता है भैया ऑर्डर इज रिसीव्ड. तो अमेज़न वाला विल इन्फॉर्म सप्लायर, इन्फॉर्म करेगा दोस्तों, इन्फॉर्म करेगा कि आपका एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर रिसीव्ड. उसके बाद ये जो सप्लायर है, सप्लायर उस गुड्स को रेडी रखेगा या सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा टू द बायर. गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द बायर. यहां पर मैं बना देता हूं. दिस इज द ट्रू एंड सिंपल एग्जांपल गाइस ऑफ द सर्विसेज और द गुड्स सप्लाइड थ्रू ECO. However दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो there are two transactions, there are two supplies. Supply number one guys, supply number one, क्योंकि यही समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. पहला सप्लाई है दोस्तों
बिटवीन द सप्लायर गाइस, जो इंसान बेच रहा है, गुड्स या सर्विसेज दे रहा है टू द बायर, गुड्स या सर्विसेज दे रहा है टू द बायर, ठीक है ना। और दूसरा ट्रांजैक्शन है, दूसरी सप्लाई है जहां ईसीओ सर्विसेज दे रहा है, ईसीओ सर्विसेज दे रहा है टू द सप्लायर, ईसीओ सर्विसेज दे रहा है टू द सप्लायर, हाँ या ना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, व्हेन ईसीओ इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सप्लायर, अगर ईसीओ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द सप्लायर, तो सप्लायर उसके बदले में ईसीओ को क्या पे करता है दोस्तों? कमीशन पे करता है, कमीशन पे करता है। यहां पर जो सेकंड वाला सिनेरियो, बिकॉज दिस इज द इजी सिनेरियो, इस वाले केस में दोस्तों सरकार ने कुछ नहीं कहा, इस वाले केस में तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है, वेर इन Amazon is providing display services, advertisement services to the supplier, जहां पर वो उनके गुड्स को, सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करते हैं, सो दैट बायर आके वो सामान खरीद सके। सिंपल सा लॉजिक है ना दोस्तों। तो ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या कर रहा है दोस्तों? यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर विच जब भी कोई ऑर्डर आता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो Amazon उसमें अपना कमीशन चार्ज करता है। तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है, वेरन द कमीशन पर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा, कमीशन पर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब आते हैं पहले वाले सिनेरियो में, जहां पर सप्लायर गुड्स या सर्विसेज दे रहा है टू द बायर, सप्लायर इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर। तो सरकार ने देखा कि देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, ध्यान से देखिएगा, there are certain categories of services, basically 5 services, जहां सरकार ने देखा कि जो सप्लायर है वो भी हजारों की तादाद में है, और जो बायर है, रेसिपिएंट है, वो लाखों की तादाद में है। दोनों से टैक्स निकलवा पाना बहुत ही ज्यादा असंभव हो रहा था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट व्हाट डिड दे डू, उन्होंने कहा कि इफ these 5 notified services, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, if these 5 notified services, जो कि आपको सेक्शन 9(5) में मिलेंगी, are supplied through ECO, ECO के थ्रू अगर दी जा रही हैं, then we will assume as if the ECO is the person who is supplying the services, and we will levy all the taxation provisions, we will levy all the laws of the CGST Act and all the laws of the GST law on the ECO, एज इफ ईसीओ ही वो इंसान है जिसने हमेशा से सर्विसेज दी थी। तो व्हेन सप्लायर इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर द रेसिपिएंट थ्रू ईसीओ, ध्यान से देखिएगा, थ्रू ईसीओ, तो सरकार ने क्या बोला दोस्तों? इधर ध्यान से देखिएगा, सरकार ने क्या बोला कि 5 नोटिफाइड सर्विसेज, 5 notified, ओहो स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ जी गाइस, 5 notified सर्विसेज पर सेक्शन 9(5) will apply, 9(5) will apply, and ECO will be liable to pay tax. ECO will be लायबल टू पे टैक्स, माना जाएगा ईसीओ ने ही सर्विसेज दी हैं। सर ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं? सबसे अच्छा, सबसे सिंपल सर्विस टू अंडरस्टैंड इज ओला, उबर। उबर पे आप कैब बुक करते हो, हाँ जी सर बहुत बार बुक करी है, करेक्ट। अब आप जब कैब बुक करते हो तो उबर एक ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप ओपन करते हैं, उसमें आप अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, उसमें आप बुक करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ कार आपको चाहिए, कितने बजे चाहिए, अभी चाहिए तो आप इंस्टेंटली बुक कर देते हैं, नहीं तो ऑप्शन है कि आप लेटर भी कर सकते हैं, और अप्रूव कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का क्या काम होता है, ईसीओ का काम होता है, मतलब उबर का क्या काम होता है? वो देखता है कि आपके नियर बाय कौन सा कैब ड्राइवर है, जैसा आपने कैटेगरी ऑफ कार सिलेक्ट करी है और गाड़ी खाली है, तो वो उसे नोटिफाई करते हैं कि भाई साहब यहां आपका पैसेंजर इंतजार कर रहा है, फटाफट जाओ उसे उठा लो, वहां से उठा लो, गाड़ी में बैठा लो, दूसरी उसके डेस्टिनेशन पे उसे पटक दो और पैसा ले लो। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, मतलब छोड़ दो और पैसा ले लो। तो इन दैट केस सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा,
इन ड्राइवर को पकड़े। सप्लायर कौन है? हु इज द एक्चुअल सप्लायर? द एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज द ड्राइवर। तो मोदी जी ने कहा एक दिन ना हम ऐसे ही करेंगे, अपने घर से निकलेंगे और उबर का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और ऐप डाउनलोड करके उस दिन ना बस कैब वालों को बुलाएंगे, उन्हें पकड़ेंगे और उनसे टैक्स लेते रहेंगे। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ ड्राइवर्स अराउंड इंडिया, और उनसे सबसे टैक्स निकलवा पाना वॉज बिकमिंग एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। तो मोदी जी ने कहा चलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग सकता, सप्लायर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, चलो रेसिपिएंट को पकड़ते हैं। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है पैसेंजर, और पैसेंजर लाखों में नहीं है, पैसेंजर करोड़ों में। मोदी जी ने कहा भैया यहां तो ना हम सप्लायर को पकड़ पा रहे हैं, जब सप्लायर को नहीं पकड़ पाते थे तो सरकार ने सेक्शन 9(3) में, जो अब पिछले 2.5 सेशन से कर रहे थे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया था और रेसिपिएंट को पकड़ रहे थे। लेकिन यहां रेसिपिएंट तो लाखों नहीं करोड़ों में है। तो इन दैट केस मोदी जी ने कहा भैया यहां पर हर रोज की तादाद पे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जीएसटी सरकार को बहुत ही मामूली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने देखा उन सारी सर्विसेज को एक्यूमुलेट किया जहां पर सरकार को टैक्स बहुत ही कम मिल रहा था, और माना, सरकार ने कहा कि माना जाएगा कि एज इफ ईसीओ वो इंसान है जो गाड़ी चला रहा है, ईसीओ इज द सप्लायर। For the purpose of these 5 notified services, we will not collect tax from the actual supplier, that is the driver. We will not collect tax from the recipient, which is the passenger. We will collect tax from the ECO as if such services are provided by ECO. All right guys, तो अब इधर देखेंगे ये 5 notified services पर section 9(5) is applicable, जहां पर ECO will be liable to pay tax and other goods and services. ध्यान से देखिएगा, other goods and services, other goods and services, इन पर दोस्तों आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है। मतलब जहां पर जो एक्चुअल सप्लायर है वही दोस्तों गुड्स या सर्विसेज, जैसे कि अमेजॉन पर दोस्तों अगर आप बेचते हैं कुछ सामान, अमेजॉन पर सर्विसेज नहीं दी जाती, सामान बेचा जाता है, तो अमेजॉन आपका इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों, अदर गुड्स एंड सर्विसेज में, वेयर इन द एक्चुअल सप्लायर, जिसने एक्चुअली गुड्स दिए हैं बायर को, वही टैक्स कलेक्ट करेगा, वही जाके सरकार को पे करेगा। अमेजॉन अपना सिर्फ सप्लाई नंबर 2 में आएगा, अमेजॉन सिर्फ सप्लाई नंबर 2 में आएगा। लेकिन अगर यही एग्जांपल ऊबर का ले लें तो सप्लाई नंबर 1 में भी ऊबर टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो सेक्शन 9(5) में आ गया, ऊबर टैक्स पे करेगा, और सप्लाई नंबर 2 में भी ऊबर पे करेगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल में सप्लायर है जिसमें वो कमीशन चार्ज कर रहा है फ्रॉम द ड्राइवर्स। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ है तो डू अ थम्स अप गाइस। तो हमें अब वो समझना है वो कौन कौन सी 5 सर्विसेज हैं, इससे जुड़ा हुआ दोस्तों क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, जबकि इंस्टीट्यूट का ये हॉट फेवरेट नहीं रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में इस प्रोविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और प्रोविजन है, विच इज पहला सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो वो 17 सर्विसेज पढ़ी, और एक पॉइंट जो अगले सेशन में आने वाला है कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। ऑलराइट गाइस, क्योंकि यहां सब सरकार ने क्या बोला, जब आप अमेजॉन के थ्रू बेच रहे हैं तो जो सप्लायर है उसे ट्रैक किया जा सकता है, ना भाई। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में ये तो दुकान वाले इंसान ही होते हैं, इन्होंने दुकान भी खोल रखी है कि कोई वॉक इन करके सामान खरीदेगा तो उसे भी बेच देंगे, और ऑनलाइन भी दिखा रखा है भैया, कोई ऑनलाइन कोई टीवी खरीदना चाहता है या एसी खरीदना चाहता है या मोबाइल फोन खरीदना चाहता है, किसी का ऑनलाइन ऑर्डर आया तो उन्होंने उसको पैक करके उसके घर भिजवा दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सरकार ने कहा जो सेक्शन 9(5) है दैट इज इन ओनली फॉर 5 कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन है, ये सिर्फ 5 अलग अलग तरीके की सर्विसेज पर लगता है, जिसमें से एक का मैंने एग्जांपल दे दिया ऊबर, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ ऊबर में सरकार को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ईदर द सप्लायर और द रेसिपिएंट, एंड देयरफॉर दे लिवाइड, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन बना दिया गाइस जहां पर सरकार को अब टैक्स भी मिलने लगा, और दैट टू ह्यूमंगस अमाउंट। आ जाओ भाई, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज
services the tax on intrastate supplied of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. सर्विसेज पर कौन टैक्स पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ये सर्विसेज उसके द्वारा दी गई हैं या उसके थ्रू दी गई हैं. एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये सबसे अच्छी लाइन लिख दी, all the provisions of this act shall apply to such ECO, such electronic commerce operator, as if he is the supplier liable for paying tax. माना जाएगा कि तुम ही वही थे जिसने ये सर्विसेज दी है. हम मानेंगे नहीं कि ड्राइवर ने सर्विसेज दी है, हम मानेंगे उस ECO ने सर्विस दी है. और ECO के ऊपर क्या लगा दिया गया दोस्तों? रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई कि ये जो तुमने पैसेंजर को उठा के दूसरी जगह भिजवाया है, इस पर GST ECO को पे करना पड़ेगा. All right guys, provided that, इसके आगे एक पॉइंट बहुत छोटा सा है. खैर ये वाला जो provided that वाला पॉइंट है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. सर ये क्या मतलब हुआ? देखो अब मैं उबर की ही बात कर रहा था तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. मुझे बताइए उबर का दिल्ली में, लेट्स से मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में उबर की सर्विसेज चलती हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि उबर का दिल्ली में कहां पर ऑफिस है? फिजिकल प्रेजेंस कहां है? ऑफिस कहां है उसका उबर का दिल्ली में? कह रहे हैं सर उसका तो कोई ऑफिस नहीं है, मेन ऑफिस तो गुड़गांव में, हरियाणा में. क्या आप लोग दोस्तों जब कैब बुक करते हो तो क्या उबर के ऑफिस जाके बुक करते हो? नहीं, वो तो आप ऐप के थ्रू ही करते हो ना. आप उबर के ऑफिस में जाके थोड़ा ना रिक्वेस्ट करते हो 1 कैब प्लीज, छोटी वाली ना, मैं अकेला ही हूं. या फैमिली के साथ जाते हो 1 एक्सेल कार प्लीज, बड़ी गाड़ी चाहिए. नहीं ना, आप तो फोन के थ्रू ही करते हैं. तो सरकार ने कहा कि अगर हमें दिल्ली में किसी को पकड़ना हो, दिल्ली में ECO को पकड़ना हो, उसके यहां रेड मारनी हो, तो हम कहां मारेंगे? क्योंकि उसका तो कोई ऑफिस ही नहीं है. कोई दिल्ली में टैक्स चोरी हो रही है तो कैसे पता चलेगा? कहां जाएंगे? तो सरकार ने कहा कि अगर ECO का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मतलब उसका खुद का कोई ऑफिस नहीं है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच ECO, तो ECO की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों उस टैक्सेबल टेरिटरी में छोड़िए. कि कभी अगर पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ढंग से टैक्स नहीं दे रहा है, कोई दोस्तों जो टैक्स चोरी का ऐसी कोई खबर मिलती है, तो हम इस रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ सकेंगे और इस रिप्रेजेंटेटिव से पकड़कर इससे टैक्स निकलवा पाएंगे. ओके गाइस, नेक्स्ट. Further, provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, ना तो खुद का ऑफिस है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो कहा सच ECO shall appoint a person, कम से कम एक इंसान को तो अपॉइंट करो. अगर आपने लेट्स से उबर ने दिल्ली में ऑफिस नहीं खोला, लेकिन उबर ने रेनबो टूर्स एंड ट्रैवल्स को अपॉइंट कर दिया एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका पैरा 2 में आ गया, इस वाले पॉइंट में आ गया. अब उनका ना फिजिकल प्रेजेंस है, ना उन्होंने किसी को अपॉइंट किया है, तो सरकार ने कहा कम से कम एक सज्जन आदमी का तो नाम लिखना पड़ेगा जो इस जगह रहता है, जिससे पकड़कर हम टैक्स की बात कर सके. लेट्स से मिस्टर एक्स. ऑलराइट गाइस, तो सरकार ने क्या बोला कि अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ना ही आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने बिहाफ पर दे रखी है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स. उस इंसान को टैक्स पे करना पड़ेगा. ऑलराइट गाइस, खैर ये जो पैरा नंबर 2 एंड पैरा नंबर 3 थे गाइस ऑफ दिस सेक्शन 9(5), वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए सिर्फ पैरा नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, जहां पर सरकार ने नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज के लिए बोला कि यहां पर हम एक्चुअल सप्लायर और रेसिपिएंट से टैक्स ना चार्ज करते हुए हम ECO से टैक्स चार्ज करेंगे, जिसका क्लियर कट एग्जांपल आप लोगों के थ्रू आ रहा है.
T2 books a cab for travel from his home to coaching class through Uber app. तो ये है हमारा दोस्त T2. Alright guys. Uber appoints, follow the arrow, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया. Uber appoints cab driver Ramu for T2, ये आ गया पॉइंट नंबर 2. Ramu provides services to T2. रामू ने उसके घर से उठाया और कोचिंग सेंटर में उसे छोड़ दिया. Though transportation services are provided by Ramu, but the payment is collected by Uber and will be passed on to Ramu after the deduction of commission by Uber. In this case, Uber will be liable to pay GST. ये ट्रांजैक्शन रामू ने एक्चुअली प्रोवाइड किया था टू T2. However, दोस्तों, इन बोथ द ट्रांजैक्शंस, पहला ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल सप्लायर सर्विसेज हुई, जिसे अपन ने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोला, तो वो वाले में उबर पे टैक्स करेगी एज इफ सेक्शन 95 उस पर अप्लाई हो रहा है एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉज आर एप्लीकेबल. एंड जो कमीशन है, कमीशन पर तो उबर ही, कमीशन पर तो दोस्तों उबर ही सप्लायर है. एक्चुअल में तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाले सिनेरियो में आ जाएगा. आ जाओ गाइस. ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स. सर अभी तक हमें क्या लिखना है? अभी तक कुछ नहीं लिखना है. आप लोगों को दोस्तों ये वाला पॉइंट लिखना होगा, यहां से लिखना होगा, यहां से लेकर दोस्तों यहां तक ये पूरा लिखना पड़ेगा. ये वो 5 सर्विसेज हैं गाइस, ABCDE. ये वो 5 सर्विसेज हैं जो आपकी दोस्तों रिलेट करती हैं, जो आपकी रिलेट करती हैं गाइस. जो मैंने बोला ना, द नोटिफाइड 5 सर्विसेज जिन पर ECO विल बी लायबल टू पे टैक्स. तो आपको सेक्शन 95 लिखना है, सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ECO, और उसके बाद ये 5 सर्विसेज लिखनी है. जब मैं एक एक पॉइंट करके समझाता जाऊंगा तो अब आप उसे लिखते जाइएगा. अभी अपन वही समझ रहे हैं गाइस जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं ECO डिस्प्लेस प्रोडक्ट्स as well as services which are actually supplied by some other person to the consumer on their electronic portal. ECO डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट्स as well as services. तो सर यहां पर तो आपने सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना? करेक्ट. मैं सेक्शन 95 में से 5 सर्विसेज की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां आपको इजी लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करी जा रही है कि ECO करता क्या है. ऑलराइट सर, मतलब वही ना जो आपने एग्जाम्पल समझाया था, वही यहां पर इंग्लिश में लिखा है. एब्सोल्युटली. कहते हैं द कंज्यूमर बाय सच गुड्स और सर्विसेज थ्रू दीज पोर्टल्स. ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस, द एक्चुअल सप्लायर supplies the selected product and service and यहां पर आना चाहिए था and amount is collected by the ECO from the consumer and passed on to the actual supplier after deduction of commission by the ECO. After deduction of commission by the ECO. The government may, on the recommendation of the GST Council, सरकार ने क्या बोला? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स, बी द CGST, SGST in case of intrastate and IGST in case of interstate, on intrastate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. All right guys. सर यहां पर तो सिर्फ आपने इंट्रास्टेट ही मेंशन किया है और यहां पर आपने IGST भी लिख दिया. दोस्तों इंट्रास्टेट पे तो CGST, SGST लगेगा, लेकिन IGST से जुड़ा हुआ IGST एक्ट है. यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट. हम जो पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम 1-2 प्रोविजन जहां पर IGST एक्ट का प्रोविजन पढ़ना है, बाकी हम लोगों ने हमेशा जो सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो अपन सेक्शन 95 ऑफ CGST एक्ट पढ़ने वाले हैं. अब क्योंकि ये CGST एक्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये CGST एक्ट है इसीलिए इंट्रास्टेट की बात हो रही है हर जगह. क्योंकि CGST कब लगता है? इंट्रास्टेट पे लगता है. SGST एक्ट पढ़ रहे होते, किसी पर्टिकुलर स्टेट का SGST पढ़ रहे होते, वहां पर भी इंट्रास्टेट मिलता है क्योंकि SGST एक्ट इंट्रास्टेट पे लगता है. UTGST एक्ट पढ़ रहे होते, वहां पर भी इंट्रास्टेट ही मिलता है क्योंकि UTGST भी इंट्रास्टेट पर ही लगता है. याद आया दोस्तों? CGST, SGST लगेगा अगर आप विद इन द सेम स्टेट ले रहे हो, CGST, SGST.
सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा आप विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी ले रहे हो तो। लेकिन आईजीएसटी लगता है जब दो डिफरेंट स्टेट्स हो, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी और वाइसी वर्सा। तो इन दैट केस गाइस, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर सर एक तरफ तो आप आईजीएसटी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज लिखा हुआ है। यहां पर क्योंकि हम सेक्शन 95 पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि इंटरस्टेट नहीं होता, इंटरस्टेट भी होगा, लेकिन वो आईजीएसटी एक्ट के तहत लगेगा। ओके सर, आ जाओ गाइस। बहुत अच्छा पॉइंट, मजा आने वाला है आप लोगों को, जिसमें से पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या सर हमें लिखना है? जी हां, बेशक लिखना ही लिखना है। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सप्लाई थ्रू ईसीओ फॉर दिस पर्पस। पहला, सर्विस by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motor vehicle or any other motor vehicle except omnibus। बस को बाहर रख दिया है दोस्तों। तो ये वाला आपका पहला वाला एग्जांपल जो आ रहा है वो ओला उबर वाला आ रहा है दोस्तों। ओला, उबर, रैपिडो या कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइस जहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस रेसिपिएंट है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं बाय वे ऑफ दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू मोटर व्हीकल। सर ये ओमनी बस का क्या झंझट पड़ा, इसे क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि उसे पॉइंट नंबर बी में कवर अप किया गया विद अ सर्टेन मॉडिफिकेशन। एक अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले, ये तब की बात है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनी बस, ओमनी बस वाला भी ईसीओ में आ रहा है, एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि आगे वाला पॉइंट दोस्तों ईसीओ में सेक्शन 95 में नहीं आएगा। वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एवरीबडी, लेट्स से दोस्तों मैं 2 बस वाले बनाता हूं, एक T2 बस सर्विस, T2 बस सर्विस, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है ना। और दूसरा बनाता हूं AB प्राइवेट लिमिटेड, AB प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दोस्तों एक बस, AB प्राइवेट लिमिटेड बस सर्विस, लेकिन एज यू कैन सी दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। ऑलराइट गाइस, अब ये दोनों एक ईसीओ है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा उसका, रेड बस। रेड बस ये क्या है दोस्तों? एक ईसीओ है जिसके थ्रू आप बसेस की बुकिंग करते हैं, जिसके थ्रू आप बस की बुक करते हैं, ये एक ईसीओ है। ये दोनों अपनी अपनी सर्विसेज दोस्तों इसके थ्रू कराते हैं, मतलब यहां पर अपनी अपनी बस की पूरी वो डिटेल्स डालते हैं। अब यहां पर दोस्तों अलग अलग पैसेंजर्स हैं, यहां पर अलग अलग पैसेंजर्स हैं गाइस, ये आपके मैंने पैसेंजर्स बना दिए हैं गाइस। और पैसेंजर्स रेड बस की वेबसाइट पर जाके या ऐप पे जाके बस की बुकिंग करते हैं, बस की बुकिंग करते हैं। अब कुछ पैसेंजर्स T2 बस सर्विस की बुकिंग करते हैं, कुछ पैसेंजर्स AB प्राइवेट लिमिटेड बस सर्विस की बुकिंग करते हैं। तो इन दिस केस सरकार ने क्या बोला? ट्रांजैक्शन नंबर 1, सप्लाई नंबर 1, हाँ जी गाइस, सप्लाई नंबर 1 जो कि दी जा रही है बाय T2 बस सर्विस, T2 बस सर्विस,
T2 बस सर्विस टू पैसेंजर्स यहां पर कौन पे करेगा गाइस? यहां पर कौन पे करेगा? यहां पर आपका सेक्शन 9(5) विल अप्लाई एंड ईसीओ विल पे। ईसीओ विल पे क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है, यहां पर ईसीओ पे करेगा। However, guys, in supply number 2 में जहां पर सर्विस प्राइवेट कंपनी दे रही है टू पैसेंजर्स, ये वाला आपका दोस्तों सेक्शन 9(1) में आ गया और 9(1) में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इसमें दोस्तों इसमें प्राइवेट कंपनी विल पे जीएसटी, प्राइवेट कंपनी विल पे जीएसटी, क्योंकि यहां पर विल पे जीएसटी। ये आपके 9(5) की लिस्ट में मेंशन नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये आपको क्वेश्चन में घुमाकर आ सकता है दोस्तों। तो पहले 2 पॉइंट्स हम फिर से डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज दी जाती है थ्रू एन ईसीओ, इन दैट सिनेरियो द ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी। ईसीओ को सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा, एज इफ ईसीओ वाज ऑलवेज दैट पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसमें अमेंडमेंट आया एक्सेप्ट ओमनी बस। ओमनी बस पहले दोस्तों उसी लाइन में लिखा हुआ था, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, कॉमा ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, ऐसे लिखा हुआ था पहले। फिर अमेंडमेंट आया कि ओमनी बस को यहां से हटाओ, पहले वाले पॉइंट से ओमनी बस को हटाया और दूसरे वाले पॉइंट में कहा कि अगर ओमनी बस की सर्विसेज दी जाती हैं तो उसमें भी ईसीओ टैक्स पे करेगा, प्रोवाइडेड द सप्लायर, द बस वाला कंपनी नहीं है, बस वाला कंपनी नहीं। अगर बस वाला कंपनी है तो 9(5) के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, वहां पर फिर 9(5) के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ऑलराइट गाइस, एवरीबडी यहां तक क्लियर हुआ है तो डू अ थम्स अप एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है और जैसे जैसे टाइम मिले दोस्तों लिखते जाओ, जैसे जैसे टाइम मिले लिखते जाओ। मैं ज्यादा आप लोगों का वेट नहीं करूंगा या अलग से 1 मिनट ही दूंगा पूरा लिखने के लिए, तो जब जब जहां जहां आपको लगे कि अच्छा सर रिपीट कर रहे हैं, मैं लिखता चला जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा अच्छा है गाइस। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउसेस, क्लब, कैंप साइट्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, एक्सेप्ट, फिर वही बात आ गई, एक्सेप्ट where the person supplying such service through ECO is liable for registration under section 22(1) of the CGST Act। ओहो, क्या पॉइंट है दोस्तों। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। आप लोग तो जानते हैं राठी सर इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स गाइस। अब दोस्तों अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मेक माई ट्रिप। सुना ही होगा दोस्तों आप लोगों ने ये तो। क्या मेक माई ट्रिप का खुद के कोई होटल्स या गेस्ट हाउसेज या कैंप्स होते हैं? नहीं, मेक माई ट्रिप इज जस्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर होटल वाले और दोस्तों ट्रैवलर्स मिलते हैं, है ना। तो मेक माई ट्रिप अपने आप से, ध्यान से देखिएगा, मेक माई ट्रिप का खुद का कोई होटल नहीं है। तो मेक माई ट्रिप कौन है? एमएमटी कौन है दोस्तों? एमएमटी इज एन ईसीओ। एमएमटी कौन है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। अब एमएमटी पर दोस्तों कौन लिस्ट करते हैं? होटल्स, फ्लाइट्स, ये सब लिस्ट करी जाती हैं, हाँ या ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप पॉइंट में ध्यान से देखें, थर्ड पॉइंट में, तो वो अकोमोडेशन इन होटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेक माई ट्रिप प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ सर्विसेज। लेकिन हम पॉइंट नंबर थर्ड में, पॉइंट नंबर सी में, सिर्फ होटल्स इन गेस्ट हाउसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अपन सिंपल से एक एग्जांपल लेंगे, होटल है, रिसोर्ट है गाइस, वो अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं। होटल अपने कैटेगरीज ऑफ रूम, वो सब यहां पर लिस्ट किया जाता है। और यहां पर दोस्तों होते हैं पैसेंजर्स, यहां पर होते हैं दोस्तों पैसेंजर्स, ओ सॉरी ट्रैवलर्स बोलूंगा दोस्तों, ट्रैवलर्स। ये ट्रैवलर्स दोस्तों यहां पर मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, होटल बुकिंग करते हैं गाइस, होटल बुकिंग करते हैं।
होटल बुकिंग करते हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों, और फिर होटल से कंफर्मेशन आ जाती है, भैया आपका रूम इस कैटेगरी का, इस दिन चेक इन, इस दिन चेकआउट, आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं। फेयर एनफ। अब सरकार ने कहा कि ये मेक माई ट्रिप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, भैया मेक माई ट्रिप विल पे जीएसटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 95। मेक माई ट्रिप को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। अब बात ये आती है कि क्या जो होटल्स प्रोवाइड करे जाते हैं ऑन मेक माई ट्रिप, क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या वो सारे छोटे होटल्स होते हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि कोई होटल है ताज, नेक्स्ट हयात, मैं बड़ी बड़ी कैटेगरीज के नाम बता रहा हूं, ओबरॉय, आईटीसी, लीला पैलेस, ये क्या दोस्तों कोई छोटे मोटे होटल हैं क्या? नहीं ना, ये तो काफी बड़ी कैटेगरी होटल हैं। ताज, हयात, ओबरॉय, आईटीसी, लीला, ये तो सब बड़ी बड़ी कैटेगरी के होटल्स हैं। तो क्या ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ? मुझे बताइएगा इस, क्या ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ? हाँ, सरकार कहती है अरे इनका तो दिन का टर्नओवर एवरी डे थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर जाता है। तो हम इन होटल्स को बोले भैया तुम जीएसटी मत पे करना फॉर द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द ट्रैवलर्स, और हम मेक माई ट्रिप को पकड़े, ये थोड़ा सा पागलाना हरकत लग रही है, क्योंकि ये खुद इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, ये खुद लिस्टेड कंपनीज वाले होटल्स हैं भाई, यहां पर क्यों इनको हटाते हो जीएसटी एम्बिट से? तो मोदी जी ने दिमाग लगाया। मोदी जी ने कहा, ताई ने कहा, निर्मला ताई ने, आजकल ताई काफी चल रही है न्यूज में, हाँ, जीएसटी की रेट कम कर दी है तो सबकी प्यारी ताई हो गई, नहीं तो सब ताई को खड़ूस समझते थे। हाँ जी, अब मेरे को बताइए, इन दिस सिनेरियो, बिकॉज these all categories of hotel, ताज, हयात, ओबरॉय, आईटीसी, लीला, ये तो आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, एंड बिकॉज दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, सरकार ने कहा ये वाला सिनेरियो बिल्कुल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला रखिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला रखिए, इसमें 95 लिवाई करने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 91, the service provider is the hotel, the service recipient is the traveler, सिंपल सी बात है, the traveler is making payment of GST to the hotel, कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही मत डालो। लेकिन कई होटल्स ऐसे होते हैं, कई धर्मशाला ऐसी होती हैं, कई बिल्कुल न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ओयो रूम्स ऐसे होते हैं जो अभी अभी बने हैं और उन्होंने लिस्टिंग करी है, तो पहले दिन ही तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की तो जरूरत नहीं है, हाँ या ना? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला, फॉर होटल्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड, तो ये हमारा केस नंबर 1 बना गाइस, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एंड फॉर केस नंबर 2, फॉर होटल्स that are not registered, that are not registered अंडर जीएसटी लॉ, ऐसे भी हो सकते हैं ना जो 1,000 रुपए के रूम दे देते हैं, 500-600 रुपए के रूम दे देते हैं, वो भी तो मेक माई ट्रिप पे जाके लिस्ट कर ही सकते हैं ना। हमें बस जाना है भैया, नहाना धोना है, फिर हमें लेट्स तीर्थ यात्रा पे निकल जाना है, उसके लिए हम कई बार दोस्तों मेक माई ट्रिप तो 4-4 घंटे का भी अब अलाउ करता है। होटल्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, होटल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू ट्रैवलर्स, तो यहां पर सरकार ने क्या कहा कि इन छोटे होटल्स जो कि भी काफी सर्विसेज देते हैं, अगर हम कंबाइन करें सारे छोटे होटल्स को, लेकिन एज कंपेयर टू द टैक्स कलेक्टेड बाय देम इज नॉमिनल, इज वेरी लेस, तो इन दैट केस जो होटल्स रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द जीएसटी लॉ, जिन्हें अपन बोल सकते हैं छोटे होटल, छोटे, ये है कौन है, बड़े। तो सरकार ने कहा छोटे होटल्स के केस में हम यहां पर 95 लगाएंगे, 95, ईसीओ विल पे टैक्स, ईसीओ विल पे टैक्स। तो सर ये वाले, अच्छा सर इन होटल्स में केस नंबर 3 समझ लीजिए, अगर हम इन होटल्स में जाते हैं, वॉक इन करते हैं,
हमने अपने दोस्तों के साथ इंस्टेंट प्लान बनाया, कोई बुकिंग नहीं करी, हम वहां जगह पर पहुंच गए और जगह पर पहुंच के कहते हैं भाई साहब हमें ना 2 कमरे चाहिए, हम 4 दोस्त आए हैं, हमें 2 कमरे चाहिए। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि होटल रजिस्टर्ड नहीं है और हम तो ट्रैवलर हैं, हम तो कंज्यूमर हैं, तो इन दैट केस नो जीएसटी विल बी लिवाइड। व्हाई? क्यों जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट विद दैट पॉइंट? क्योंकि सर सेक्शन 9(1) जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाने की बात होती है तो उसमें सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए और अ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, a person who is providing services, if that person is not a registered person and the recipient is the traveler, in that scenario guys GST will not be levied, GST लेवाई ही नहीं किया जाएगा। Alright guys, everyone clear about it? क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब सर हम ताज होटल में अगर वॉक इन कर जाएं तो वहां तो जीएसटी चार्ज करेंगे ना, बिकॉज द पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी। तो ताज होटल में आप चाहे, अच्छा, और सर अगर हमने ताज की वेबसाइट से बुकिंग करी, अरे कैसे भी बुकिंग करो यार, ताज की तो जीएसटी तो लगेगा अंडर सेक्शन 9(1) ही। तो ताज की आप 3 तरीके से, ताज होटल्स की आप 3 तरीके से बुकिंग कर सकते हो। पहला, आप ताज होटल में वॉक इन करते हो और बोलते हो भैया रूम खाली है क्या? कहते हैं हाँ जी रूम खाली है, 12,000 रुपए लगेंगे। हमने काम देने को रेडी है, जीएसटी लगेगा। दूसरा, आपने ताज की बुकिंग मेक माई ट्रिप के थ्रू करी, ईसीओ के थ्रू बुक करी, तो सरकार ने कहा ये ईसीओ वाले पॉइंट में नहीं आता है, सेक्शन 9(5) में नहीं आता, यहां पर अभी भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। और तीसरा, आपने ताज की खुद की वेबसाइट भी, आप ऑनलाइन जाके देखो, ताज होटल्स, आप उनकी वेबसाइट पे जाके बुक कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने मेरी क्लासेस भी तो मेरे वेबसाइट से ही बुक करी ना, आपने किसी ईसीओ के थ्रू थोड़े ना बुक करी है, आपने मेरी वेबसाइट भी तो मेरी उससे बुक करी है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, जीएसटी विल बी लिवाइड। अब अपन केस नंबर 2 पे चलते हैं, होटल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे होटल्स। पहली चीज, अगर आप छोटे होटल्स की वॉक इन करते हैं, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ गए छोटे होटल में, बोला भैया हमें सिर्फ यहाँ पे 4 घंटा रहना है या हमें 1 दिन रहना है, उन्होंने चार्जेस बताए, और छोटा होटल रजिस्टर्ड नहीं है, नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है। छोटा होटल ने ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड करी और आपने मेक माई ट्रिप से छोटा होटल बुक किया, देन द ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स। छोटे होटल की भी खुद की वेबसाइट थी, नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल उस केस में रजिस्टर्ड तो नहीं था ना, ईसीओ के थ्रू तो नहीं दी गई थी सर्विस। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट रिपीट करता हूं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट, services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites, or other commercial places meant for residential or lodging purpose, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of the CGST Act. तो जीएसटी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो थर्ड पॉइंट कह रहा है वो कहते हैं अगर होटल इन गेस्ट हाउसेस रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, तो सेक्शन 9(1) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, द ट्रैवलर विल पे जीएसटी डायरेक्टली टू द होटलियर एंड द होटल वाला दोस्तों विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। However, अगर होटल वाला रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द जीएसटी लॉ एंड स्टिल प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ, माना जाएगा ईसीओ इज द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज एंड ईसीओ विल बी द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब क्या क्लैरिटी मिल गई है दोस्तों? आई होप सो। मैं हर तरीके के एग्जांपल्स लेता हूं, हर तरीके के केसेस लेता हूं, सो दैट बच्चे के दिमाग में हमेशा ना, कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, क्यूरियस होते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। बीइंग क्यूरियस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके मन में चलता रहता है, अच्छा अब क्या, अगर ऐसा है तो क्या, अगर वैसा है तो क्या। मैं इसीलिए अलग अलग तरीके के केसेस बनाता हूं, सो दैट आपके मन के अगर वाले सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकूं। डी पॉइंट अखिलेश क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा। वॉक इन वाला पॉइंट बड़े होटल्स
जीएसटी लगेगा बेटा, बड़े होटल्स तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, वो तो सेक्शन 9(1) में आ जाएगा बेटा। बड़े वाले होटल में गए और आपने बोला कि भैया मेरे को रूम चाहिए, रूम पर जीएसटी लगेगा, बात का था। आ जाओ भाई। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा, एक्सेप्ट वेयर द, फिर भाई एक्सेप्ट where the person supplying such service through ECO is liable for registration under section 22(1) of the CGST Act. इसका क्या मतलब है भैया? इसका क्या मतलब है भैया? सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि इफ दोस्तों अर्बन कंपनी, एग्जांपल सुना होगा दोस्तों, अर्बन कंपनी हाउसकीपिंग सर्विसेज मिलती हैं, प्लम्बिंग की, कारपेंटरिंग की, बाथरूम क्लीनिंग की, टाइल क्लीनिंग की। हमारा दोस्तों जैसे वो किचन में वो सक करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, जब अपन कुछ पूड़ी उड़ी तलते हैं तो एग्जॉस्ट टाइप जो चला देते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो गंदा हो जाता है, उसकी क्लीनिंग की, हर एक क्लीनिंग की सर्विसेज मिलती है ना अर्बन कंपनी। बाल कटवाना है उसकी, मसाज करवाना है उसकी, हाथ पैर दबाने हैं उसकी, सब कुछ दोस्तों सर्विस देता है। अब बात ये आती है कि ये वाली जो सर्विस प्रोवाइडर है, जब मैं कोई दोस्तों बार्बर को बुक करता हूं तो वो अर्बन कंपनी वाला जो अवेलेबल बार्बर होता है इन माय प्रीमाइसेस, चिमनी, हाँ, चिमनी को क्लीन करने की भी सर्विसेज होती हैं। बताओ आप लोग, हर तरीके की सर्विस मिलती है एट एवरी पॉइंट गाइज, हर तरीके की सर्विस मिलती है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि अगर यहां पर जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है वो तो बार्बर है, जो रेसिपिएंट है वो मैं हूं, सरकार किससे टैक्स लेगी? उस बार्बर से। मोदी जी ने पकड़ा बार्बर ने कहा मोदी जी बैठिए, आपके भी साइड से बहुत बाल निकल रहे हैं, कल को इटली जाएंगे, कैसा लगेगा मेलोनी आंटी के सामने? तो उन्होंने बाल काटना चाहा, मोदी जी कह रहे नहीं नहीं मेरे ठीक है, मेरे बाल मत छुओ। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, एवरीबॉडी हैज टू थिंक एन आंसर, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन गाइस, मोदी जी किसको टैक्स पकड़ेंगे? मोदी जी ने अर्बन कंपनी को पकड़ा। हावेवर दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, मुझे अपने घर का व्हाइट वॉश करवाना था, अपने घर में नया पेंट का कोट डलवाना था, उसके लिए भी मैंने अर्बन कंपनी से बुक किया, लेकिन जो पेंटिंग के लिए आए वो एक कंपनी थी, जो पेंटिंग के लिए आए वो दोस्तों रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ, उनके पेंटिंग का ही बिल पूरे घर का 70,000 रुपए का आ रहा है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो सरकार ने सेम एज पॉइंट नंबर सी, सेम डिट्टो एज पॉइंट नंबर सी, सरकार ने डिट्टो पॉइंट नंबर डी में डाल दिया। बस पॉइंट नंबर सी में अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउसेस, क्लब, कैंप साइट्स है, और पॉइंट नंबर डी में हाउसकीपिंग सर्विसेज है। सरकार ने कहा अगर सर्विस प्रोवाइडर खुद रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ तो सेक्शन 9(1) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सेक्शन 9(5) मत अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द जीएसटी लॉ, फिर हम अर्बन कंपनी को पकड़कर टैक्स चार्ज करेंगे अंडर सेक्शन 9(5). तो मैं फिर से पढ़ता हूं, डी पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट, services by way of housekeeping such as plumbing, carpenting etc, except where the person supplying such service through ECO, electronic commerce operator, is liable for registration under subsection 22(1) of the CGST Act. Okay guys, आ जाओ guys, ई पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारा 5वीं सर्विस है, एंड ये भी आप लोगों ने सुना हुआ होगा, जोमैटो, स्विगी, ऑर्डर करा है खाना, हाँ या ना? हाँ जी गाइस, तो इन दैट केस वो वाला पॉइंट आता है ई पॉइंट, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स वेदर रजिस्टर्ड और नॉट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वेदर रजिस्टर्ड और नॉट ना ऊपर होना चाहिए था, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। तो यहां पर दोस्तों इसको ना ऐसे करिए, आप लोगों की बुक में ये सही मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस वेदर रजिस्टर्ड और नॉट,
चाहे आप रजिस्टर्ड हो अंडर द जीएसटी लॉ या ना हो, other than the services supplied by restaurant eating joints located at specified premises। अब हमने कहा ये सर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या है, तो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस को आगे मेंशन किया गया है। कहते हैं स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस मीन प्रेमाइसेस providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 per unit per day or equivalent। मतलब राठी जी अभी समझाता हूं, इधर ध्यान से देखिएगा गाइस एवरीबॉडी। यहां पर मैं बनाता हूं जोमैटो और ये आपका ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। 3 केसेस बनाऊंगा दोस्तों। केस नंबर 1, एक सिर्फ रेस्टोरेंट है, ध्यान से देखिएगा रेस्टोरेंट है, मतलब यहां पर होटल अकोमोडेशन की सर्विस नहीं मिलती। आप देखते होंगे दोस्तों, आप अपने घर से बाहर निकलिए, किसी भी मार्केट में जाइए, इतने ज्यादा फूड जॉइंट्स हैं, होता है कि नहीं, ईटिंग जॉइंट्स है, जहां पर जाके हैं आप बोलते हैं भैया मैं फ्राइज लूंगा, बर्गर लूंगा, कॉफी लूंगा, तो वो क्या पहले आपके लिए गद्दा, पिलो, चादर लेकर आता, भैया आप लेट जाइए, सो जाइए, ना ना लोरी 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 सुलाता थोड़ी ना है वो आपको। वहां आप खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं और वो आपको खाना दे देता है, आप उसके पैसे दे देते हो। सिंपल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा दोस्तों केस नंबर 2, होटल्स। अब क्या आप लोग जानते हैं कि होटल्स में भी अंदर रेस्टोरेंट होते हैं? हाँ जी सर, होटल्स में भी रेस्टोरेंट होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब क्योंकि होटल्स के भी रेस्टोरेंट होते हैं, जहां आप होटल के अंदर जा रहे हैं, आप अपने रूम में तो रहते हैं लेकिन खाना खाना होता है तो होटल में रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, तो यहां पर सरकार ने उसको स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में डाला। अब इधर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कहते हैं अगर आपने यहां पर दोस्तों आप घर पर बैठे हुए हैं, यू आर द पर्सन ऑर्डरिंग, मतलब आप रेसिपिएंट हैं, ये रेसिपिएंट है, क्योंकि आप घर पे बैठकर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, आप एक्चुअली रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब जब आपने ऑर्डर किया थ्रू स्विगी जोमेटो, तो सबसे पहला अगर आपने ऑर्डर किया केस नंबर 1 रेस्टोरेंट से, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने क्या बोला, इस वाले केस में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95 वाला प्रोविजन लग जाएगा, मतलब जोमेटो विल बी लायबल टू पे जीएसटी, जोमेटो को जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरा, होटल्स में क्या हुआ, होटल्स में सरकार ने कहा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका किसी भी रूम का, मतलब सबसे महंगा रूम, क्या बोला, specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation। होटल के रूम का रेंट अगर लेस देन 7,500 रुपए है, और दूसरा होटल के रूम का रेंट इज मोर देन इक्वल्स टू 7,500 है, तो सरकार ने क्या कहा कि अगर होटल छोटा है, होटल छोटे की यहां कैटेगरी कैसे बताई, होटल छोटे की कैटेगरी ये बताई कि इनका महंगे से महंगा रूम 7,500 रुपए से कम का है, 7,499 से ज्यादा ये चार्ज नहीं करते। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने कहा ईसीओ के थ्रू होगा, ईसीओ के थ्रू। हाउएवर अगर महंगा होटल है और महंगे होटल का खाना भी महंगा है, तो इन दैट केस महंगा होटल की कैटेगरी कैसे बताई सरकार ने, महंगे होटल की कैटेगरी कैसे बताई सरकार ने, उन्होंने कहा कि अगर आपका रूम रेंट 7,500 या उससे ज्यादा का है, तो इसमें चाहे आप जोमेटो के थ्रू इंसान ने खाना ऑर्डर किया, जोमेटो के थ्रू आपने होटल, लेट्स से दोस्तों मैं आपको एक्चुअली स्टोरी सुनाऊं, घर में किसी की बर्थडे थी हमारे घर में, अब मैंने कहा चलो आज बर्थडे है, कुछ अच्छा ऑर्डर करते हैं। अब मेरा दिमाग कहां तक जाता, भैया मैं मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, ज्यादा से ज्यादा हल्दीराम्स, चलो कुछ हल्दीराम से मंगाए। मैडम ऐसे देखते, नहीं बीकानेर वाला, कह रहे क्या राठी, कभी भी उड़ो ऊपर उठोगे कि नहीं। मैंने कहा इसमें ऊपर नीचे उठने वाली क्या बात है, आप बताओ आपको कहां से मंगाना, कोई बर्गर वर्गर खाना, केएफसी, हाँ अच्छा
आईटीसी। मैंने कहा क्या आईटीसी? आईटीसी से मैं खाना मंगा रही हूं मैं, आईटीसी बुखारा। अरे मेरे को बुखार आ जाएगा, वहां दाल 1250 रुपए की तो सिर्फ दाल दाल देते हैं। अरे 1250 रुपए में अपने घर का हफ्ते भर का खाना हो जाएगा बेटा। क्या करे नहीं, आज बर्थडे है, बर्थडे के दिन मना मत करो। अब इन दैट केस क्या हुआ, हमने एक होटल के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, जिस होटल में मैक्सिमम रूम रेंट 50,000 रुपए तक जा सकता है, तो वहां पर ईसीओ वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। मैं होटल जाके स्टे नहीं कर रहा हूं, पहली चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा गाइस, आई एम नॉट स्टेइंग इन द होटल। मैं होटल में जाके स्टे नहीं कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ऑल राइट गाइस, होटल में स्टे के लिए पॉइंट नंबर सी है अकोमोडेशन इन होटल वाला। मैं अभी पॉइंट नंबर ई में हूं, जहां पर मैं होटल के रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहा हूं थ्रू स्विगी और जोमैटो। तो सरकार ने कहा कि अगर होटल का रूम रेंट 7,500 रुपए से कम का है, मतलब 7,499 और लोअर देन दैट, इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, ईसीओ विल बी लाइबल टू पे टैक्स। ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर दोस्तों, हाउएवर अगर होटल का रूम रेंट 7,500 रुपए या उससे ज्यादा का है, देन ईसीओ वाला प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। ईसीओ वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? आया ना? अब मैं फिर से पढ़ता हूं, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब रेस्टोरेंट चाहे खुद से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। जो ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस होते हैं, मैं ये भी बता दूं, ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले होटल्स, ये रेस्टोरेंट आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। क्योंकि ये जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, वहां का मतलब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बेसिकली अ होटल अकोमोडेशन, specified premise is basically a hotel having declared tariff of any unit of 7,500 or more। तो ये तो ऑलरेडी मतलब ये महंगे वाला काम हो रहा है, तो यहां तो दोस्तों ऑलरेडी दे आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। आप आईटीसी ताज वगैरह चले जाओ, यहाँ के प्रेसिडेंशियल स्वीट 1-1 लाख रुपए पर डे तक जाते हैं। कैन यू एक्चुअली इमेजिन 1 लाख रुपीज पर डे? दैट्स लाइक क्रेजी है। 1 लाख में तो राठी जी हम 30-35 दिन कहीं जाके एयरबीएनबी में रुक जाएंगे। सही बात है। तो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब गाइस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मैंने बता दिया, होटल हैविंग एनी डिक्लेयर्ड यूनिट, हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ 7,500 और मोर। अब गाइस, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, जो भी आपने अभी तक पॉइंट नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट देता हूं गाइस, और मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, सो दैट आप लोगों के सामने पूरा का पूरा क्लियरली नजर आए। एवरीबडी नीड्स टू राइट इट डाउन। सब बच्चों को लिखना है गाइस, जो बच्चा नहीं लिखेगा उसकी होगी पिटाई। लिखो गाइस फटाफट। दो मिनट है गाइस बस लिखने के लिए, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी लिखिएगा।
Last 1 minute. Done. Done, guys. सर अभी लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी लगेगा, तो जो हमारा 7th पॉइंट है आरसीएम में, क्या एलआईसी वाला एग्जाम्पल वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, वो कमीशन है एजेंट को। जो 7th पॉइंट वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जिसकी बेसिस पर मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पूरा कंटेक्स्ट समझाया था, उसमें 2 सप्लाई बताई थी। एक जहां पर इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक को सर्विस देती है ऑफ इंश्योरिंग देयर लाइफ, करेक्ट, जिसमें पब्लिक वाले इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम पर जीएसटी माफ है, उस प्रीमियम पर 0% जीएसटी अब आ गया है, मतलब नो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हाउएवर जो एजेंट जिसने ये बिकवाने में मदद करी, क्या एजेंट को कमीशन मिलेगा? हाँ जी, कमीशन मिलेगा। और उस कमीशन पर क्या जीएसटी है? हाँ जी, उस कमीशन पर अभी भी जीएसटी है। वो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। ऑलराइट, आ जाओ भाई। इन दिस, अच्छा नोट, द ईसीओ में on services notified under section 95 including on restaurant service provided through ECO pay GST by furnishing the details in form GSTR 3B reporting them as outward supplies। सर ये क्या हो गया? ये कौन सा है GSTR 3B? सर GSTR 3B वैसे ये चैप्टर नंबर 15 में आता है, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। GSTR 3B इज statement is a return filed by the
सप्लायर और वो उसके जो रिक्विजिट टैक्स पीरियड होता है विच कैन बी मंथली और क्वार्टरली, उसके बेसिस पर जीएसटीआर 3B फाइल किया जाता है। तो जीएसटीआर 3B भरते वक्त ईसीओ 95 की सर्विसेज अपने आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ सर्विसेज में दिखा सकता है। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन चैप्टर नंबर 15। अब दोस्तों इन दिस रिगार्ड following issues have been clarified. अब ये issues at this point of time will be very very difficult for you guys to understand. Why? Because these clarifications relate to some other chapters also, not only to this chapters but also to other chapters as well. तो मैं जैसे पहला वाला पॉइंट ही पढ़ा देता हूं, ECO not to collect TCS. ECO को TCS कलेक्ट नहीं करना इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सो नोटिफाइड। अब सर ये टीसीएस क्या है? एज द नेम सजेस्ट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मगर ये तो सर फुल फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझाने के लिए मेरे को एक चैप्टर को रेफर करना पड़ेगा विच इज टीडीएस एंड टीसीएस अंडर द जीएसटी लॉ। एक चैप्टर है जिसका नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। एंड देयरफॉर गाइस ये सारे के सारे पॉइंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये पॉइंट्स नहीं करवाऊंगा, ये मैं पॉइंट्स करवाऊंगा व्हेन द राइट टाइम्स कम। तो देयर आर 6 पॉइंट्स to be done after completion of respective chapters. यहां पर लिख देता हूं, to be done after completion of respective chapters. All right guys, एक एग्रीगेट टर्नओवर से जुड़ा हुआ होगा। यहां पर ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन supplying restaurant service through ECO shall be computed in accordance with definition of aggregate turnover under section 26. ये पता है कौन से चैप्टर से? रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 9 से जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी यहां पे पढ़ाने लग गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। फिर एक कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आईटीसी होगा, रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी, ये आपका चैप्टर नंबर 7 आईटीसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऊपर दाएं बाएं सब जगह से निकल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं समझाना ही नहीं चाहता जो चीज अभी आप समझने योग्य नहीं है। और राइट गाइस, जब ये चैप्टर कर लेंगे उसके बाद आके मैं ये वाले पॉइंट्स करवाऊंगा तो आपको लगेगा बस इतनी सी बात थी। और आज ये समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे राम बस राठी जी और मत कराओ, ऐसा लगेगा। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपको बताओ ये आपके आज के सेशन का आखिरी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट्स फॉर वेरियस गुड्स, इसमें अमेंडमेंट आ गई है गाइस। अभी आप लोगों ने देखा होगा 22 सितंबर से ये अमेंडमेंट भारत देश में लागू हो रही है। 2-4 दिन पहले ही हमारे जीएसटी काउंसिल ने, हमारी सरकार ने विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बहुत सारे चेंजेस कर दिए जहां पर मेजर रेट्स चेंजेस हुए हैं। खैर रेट से जुड़े हुए हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आया है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट आएगी गाइस तब मैं करवाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पुराना पढ़ाऊं और इसमें जो अमेंडेड आया है, ये जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये आपका पैराग्राफ, ये हमारे अभी आईसीआई मॉड्यूल में है, ये हमारे आईसीएआई मॉड्यूल के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के हिसाब से। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट तो अभी आई है 2 दिन पहले, और ये वाली जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी ये मई 2026 से एप्लीकेबल होगी। जो अभी अमेंडमेंट आई है ये जनवरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, मई से एप्लीकेबल होगी। आप लोग क्योंकि मई स्टूडेंट हैं, आई डू नॉट वांट कि मैं आपको कोई पुराना पढ़ाऊं और फिर पुराना पढ़ाने के बाद अमेंडमेंट कराऊं। तो इसमें दोस्तों आफ्टर latest statutory update जिसे अपन अमेंडमेंट बोलते हैं, अपडेट बाय ICAI इज इश्यूड। ICAI वाले जब लेटेस्ट स्टैट्यूटरी अपडेट देंगे फॉर May 2026 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स, तब मैं ये वाला पॉइंट वहां कवर अप करवा दूंगा। खैर ये वाला पॉइंट है बिल्कुल छोटू मोटू सा है कि जो मेजर रेट्स थी गाइस, जो 2.5%, 6%, 9 and 14,
मतलब बेसिकली अगर अपन इसको टोटल देखें तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 5%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 12%, 9, 9, 18 और 14, 14, 28। इसमें से अब मेजर फोकस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर आ गया है 5 and 18 पर। 12 और 28 को हटा दिया गया है। तो बेसिकली जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स 12 और 18 कैटेगरी में थे उन्हें 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया। जो 28% की कैटेगरी में थे उन्हें 18% की कैटेगरी में डाल दिया गया। ऑलराइट गाइस, उन्हें 18% की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी चीजें जिन पे 0% कर दिया गया है। एंड लाइकवाइज फॉर दोस्तों सर्विसेज के केस में भी दोस्तों ये जो 2.5 और 9% है ये ही अब ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। जो ये 3.75, 6 and 14 है इन्हें दोस्तों इन्होंने हटा दिया। ऑलराइट गाइस, तो ये जब अमेंडमेंट आ जाएगी आफ्टर ICAI अमेंडमेंट्स तब करवाऊंगा। अगर ये अमेंडमेंट नहीं आ रही होती, अभी 3-4 दिन पहले अमेंडमेंट नहीं आई होती तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा होता अभी। ऑलराइट, खैर इंस्टीट्यूट ने आज तक भी इस रेट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। अमेंडमेंट आने के बाद भी दोस्तों आई डाउट इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए। आ जाओ भाई, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN। सर ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय HSN? कहते हैं HSN ना एक कोडिफिकेशन सिस्टम है जहां पे हर प्रोडक्ट और हर सर्विस को एक कोड नंबर दिया गया, एक यूनिक कोड दिया गया, एक यूनिक नंबर अलॉट किया गया और उस नंबर के आगे उन्होंने रेट ऑफ जीएसटी मेंशन किया। जैसे कि दोस्तों प्लास्टिक है, प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से स्ट्रॉ भी बनती है, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है, प्लास्टिक से फोन कवर भी बनता है। फोन का जो कवर होता है ये भी प्लास्टिक का है। हजारों चीजें प्लास्टिक से बनती हैं, लेकिन हो सकता है सब पे अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी हो। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा कि हमें हर एक प्लास्टिक प्रोडक्ट को अलग अलग कोड देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसको क्या बोला जाता है, HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। HSN was developed by the World Customs Organization WCO with the vision of classifying goods all over the world in a systematic manner. HSN contains 6 digits uniform code which can be extended. इंडिया ने एक्सटेंडेड वर्जन लिया है, ध्यान दीजिएगा, that classifies more than 5,000 products and which is accepted worldwide. India has developed an 8-digit code of HSN. All right guys, अगर आप लोग देखते होंगे, कभी आप लोगों ने इनवॉइस देखा हो, कभी आप लोग जाइएगा दोस्तों, बाहर जाइएगा, अब आप क्योंकि टैक्स प्रोफेशनल बनने वाले हैं, आप लोग जाइएगा और देखिएगा कि कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बीट मोबाइल फोन और बीट कुछ कपड़े, बीट आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके इनवॉइस पर HSN कोड लिखा होगा, HSN। गुड्स के केस में तो HSN लिखा होता है, सर्विसेज के केस में कई जगह HSN लिखा होता है, कई जगह SAC लिखा होता है, सर्विसेज एंड अकाउंटिंग कोड, मतलब एक ही होता है। और उस कोड के आगे नॉर्मली 6 से 8 डिजिट लिखे होते हैं, या तो 6 डिजिट लिखा होगा या 8 डिजिट लिखा होगा। कहते हैं दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टैक्सेशन पर्पस इन आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन अ प्रोडक्ट इन अ कंट्री। Hence, under GST, goods are classified on the basis of HSN in accordance with the rules of the interpretation of the custom tariff. तो गुड्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, HSN, और सर्विसेज के लिए आप लोग कई इनवॉइसेस में देखेंगे या तो HSN ही लिखा होता है, HSN, या दोस्तों SAC लिखा होता है, मतलब एक ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 करिए गाइस। इन रिलेशन टू HSN, इंडिया हैज डेवलप्ड, इंडिया ने क्या डेवलप किया है, an 8-digit code for HSN. A is the correct answer. 8-digit code डेवलप किया है। All right, guys. Everyone clear about it? मजा आया इस पॉइंट को समझने में?
मजा आया क्या? अब दोस्तों इधर देखिएगा, जीएसटी का गुड्स सर्विसेज ये बाद में करेंगे, और एक और पॉइंट आता है जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट। ये दोस्तों इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आज तक इससे क्वेश्चन नहीं बना और आगे भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट कभी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं पूछती है। तो ये आपका रीड आउट एट होम है, रीड आउट एट होम। तो आज मैंने 2-3 प्रोविजंस तो ऐसे छोड़ दिए हैं जिनका रेलेवेंस आने वाले चैप्टर से है, या फिर जिन पर अमेंडमेंट आनी है, और जब इंस्टीट्यूट द्वारा अमेंडमेंट आएगी तब मैं वो अमेंडेड पॉइंट ही करवाऊंगा। अमेंडमेंट लेक्चर वैसे भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं होते। और एक पॉइंट जो अभी आपके सामने आ रहा है, ये एक रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसीलिए सरकार ने, हमारी इंस्टीट्यूट ने भी आज तक इससे क्वेश्चन नहीं जो पूछा है। जबकि मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि इंस्टीट्यूट अपनी बुक से भी इसे हटा देगी, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं है, इसलिए मैंने भी अपनी बुक में रख रखा है। जबकि इससे जुड़ा हुआ आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना एमटीपी, आरटीपी, ना पीवाईक्यू में। तो इट इज ओनली रीड आउट एट होम प्रोविजन गाइस। ऑलराइट गाइस, और इसके बाद आता है दोस्तों कॉम्पोजिशन लेवी, जो कल से करेंगे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, कल से नहीं, ट्यूसडे करेंगे। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, अब कल 7 तारीख है और 9 तारीख को टैक्स का पेपर है, 9 तारीख को टैक्स का पेपर है। तो व्हाट वी आर गोना डू इज, या तो हम कल सुबह एक क्लास रखेंगे, आई विल लेट यू नो इफ देयर इज अ क्लास टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इज संडे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट। या तो हम कल क्लास रखेंगे, मंडे तो नहीं होगी, क्योंकि मंडे को मैराथन्स चलेंगी गाइस, क्योंकि पेपर 9 तारीख को है। और क्योंकि 9 तारीख के सुबह भी मैराथन चल रही होती है, 9th की मॉर्निंग में भी मैराथन होती है, तो मैं आप लोगों से 9th को शाम को क्लास लूंगा। सिर्फ 9th को मैनेज करना है, 9th की क्लास शाम को होगी या दिन में होगी, मैं आई विल लेट यू नो। सिर्फ 9th को मैनेज करना है, 10th से वी विल बी बैक टू मॉर्निंग आवर्स। कल अगर क्लास लूंगा तो सुबह लूंगा, ओके गाइस, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे रहता है। मंडे को क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को आफ्टर 12 o'clock क्लास होगी। मैं एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को बता दूंगा। मोस्ट लाइकली मैं सोच रहा हूं 2 बजे के आसपास क्लास लेने का, ओके, ट्यूसडे को। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। आज हम लोगों ने दोस्तों 5 ऐसी सर्विसेज करी, मेजरली तो आज एक ही पॉइंट किया है ईसीओ का। ईसीओ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पर दोस्तों गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं, जहां पर सप्लायर अपने गुड्स को, सर्विसेज को लिस्ट करता है ऑन द पोर्टल, ऑन द वेबसाइट, ऐप ऑफ द ईसीओ, एंड वहां पर रेसिपिएंट पहुंचता, बायर पहुंचता, और बायर जाके वो ऑर्डर करता है। सरकार ने कहा कि कुछ 5 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर हमारे को सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट से टैक्स लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देयरफॉर हमने ईसीओ पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। पहले ये 5 में 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला ओला उबर वाली, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। दूसरे वाले मैंने कहा कि अगर ओमनी बस वाला कंपनी है तो ईसीओ का पॉइंट नहीं लगेगा, अगर ओमनी बस वाला कंपनी नहीं है तो ईसीओ का पॉइंट लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट अकोमोडेशन इन होटल वगैरह। होटल की अगर आपने बुकिंग करी और होटल खुद रजिस्टर्ड है तो ईसीओ वाला पॉइंट नहीं लगेगा, सेक्शन 9(1) में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर होटल वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ वाला पॉइंट लग जाएगा और ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा, माना जाएगा ईसीओ का ही होटल था। ECO will be liable to pay tax under section 9(5). नेक्स्ट, हाउसकीपिंग सर्विसेज अर्बन कंपनी वगैरह के थ्रू जो आप देते हैं, उसमें अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर ईसीओ का पॉइंट नहीं लगेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ का पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज है, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, GST will be payable by the ECO. However, अगर रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में लोकेटेड है, हमने कहा भाई स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या कहते हैं? जिनका होटल अकोमोडेशन और होटल के रूम रेट 7,500 या उससे ज्यादा का है। तो 7,500 या जिससे ज्यादा का है
उस पर कौन सा वाला लगेगा सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अंडर सेक्शन 9(1). जैसे यहां पर मोर देन इक्वल्स टू 7,500 और 7,500 रुपए तक का है तो ईसीओ वाला पॉइंट लग जाए। ऑलराइट गाइस, उसके बाद एचएसएन देखा कि हर एक गुड्स और सर्विसेज को दोस्तों क्या किया गया है, कोड दिया गया है जिससे आइडेंटिफाई करा जा सके द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन दोस गुड्स और सर्विसेज। एज द केस में भी इंडिया ने 8 डिजिट कोडिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया। दैट्स इट गाइस। जीएसटी रेट्स ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डन आफ्टर द अमेंडमेंट इज आउट, क्योंकि ये तो क्लियर कट अमेंडमेंट हमारे सामने भारत देश में आ गई है। ऑलराइट गाइस, चलो भाई आज का सिस्टम, आज का हमारा सेशन यहीं तक। आई होप गाइस आप लोगों को मजा आया हो आज का पॉइंट समझने में। अलग अलग तरीके के केसेस करें, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, एंड कंटिन्यू करेंगे गाइस इन टुमारो सेशन। बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।